गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उदारवाद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उदारवाद आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील विचारधारा है। उदारवाद न केवल विचारधारा है बल्कि जीवन पद्धति और एक आंदोलन भी माना जाता है। उदारवादी विचारधारा मध्यकालीन रूढ़िवादी विचारधारा जिसके अनुसार व्यक्ति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व एवं अधिकार नहीं था, उसको अस्वीकार करती है और नए विचारों को अपनाने पर बल देने वाली एक विचारधारा है। उदारवाद व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों को पर्याप्त महत्व देती है। उदारवाद राज्य, उच्च वर्ग या अन्य ऐसी संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा मनुष्य के शोषण करने का विरोध करता है और उदारवाद व्यक्ति की अच्छाई, प्रतिभा और स्वतंत्रता में विश्वास करता है। उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। इसमें व्यक्तियों के स्वार्थ और सामान्य हित में किसी बुनियादी टकराव को स्वीकार नहीं किया जाता है। उदारवाद में राजनीति को व्यक्तियों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह सिद्धांत राज्य को व्यक्तियों की सूझबूझ और सहमति का परिणाम मानता है। उदारवाद ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके की है, आपसी सहमति का परिणाम ही राज्य है। उदारवाद लोकतंत्र के विचार के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। नैतिक जीवन में यह सिद्धांत व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। व्यक्तिवाद का अर्थ है व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है और उसकी सिद्धि करते समय वह दूसरों के हित साधन में भी योग देता है। अतः राज्य या अन्य कोई भी संस्था व्यक्ति के लिए ही है, व्यक्ति स्वयं राज्य या अन्य किसी संस्था के लिए नहीं है। तो इस प्रकार उदारवाद व्यक्तिवाद पर बल देता है। व्यक्तिवाद में व्यक्ति की गरिमा और उसके निर्णय क्षमता को मान्यता दी जाती है और व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्तियों के स्वैच्छिक लेन देन पर आधारित होती है। उदारवाद व्यक्तिवाद पर बहुत ज़्यादा बल देता है और उदारवाद आर्थिक जीवन में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का विरोध करता है, जिसको हम लेसेज फेयर बोलते हैं। अर्थात उदारवादी विचारधारा आर्थिक क्षेत्र में राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का हिमायती है। उदारवादियों का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों के नियंत्रण में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया था। शुरू में उदारवाद ने व्यक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हुए व्यक्तिवाद को अपनाया था, परंतु बाद में राजनीति में समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और बहुलवाद को अपना लिया था। बहुलवाद का अर्थ होता है
व्यक्ति अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए समूहों के रूप में संगठित हो जाता है और प्रत्येक समूह के सदस्यों के हित एक समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न हित समूहों के हित परस्पर विरोधी हो सकते हैं और इन समूह में जो विरोध होता है वो ज़्यादा गहरा नहीं होता है। और राज्य ऐसी नीतियां बनाता है जिससे विभिन्न समूहों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य से स्थापित किया जा सकता है। तो शुरू में उदारवाद ने व्यक्तिवाद अपनाया, बाद में बहुलवाद को अपना लिया। इसी प्रकार प्रारंभ में उदारवाद मुक्त बाजार व्यवस्था को सामान्य हित का साधन मानते हुए राज्य के लिए हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है, परंतु बाद में बाजार अर्थव्यवस्था को सामान्य हित के अनुरूप नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल देता है और कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत अपना लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उदारवाद कोई बंधी बंधाई विचारधारा नहीं है, बल्कि ये एक बौद्धिक आंदोलन है जो बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार नए नए विचारों को अपनाता है। फिर भी उदारवाद की कुछ बुनियादी मान्यताएं हैं और उदारवाद ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करके सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहता है। आइए हम देखते हैं उदारवाद की प्रमुख मान्यताएं कौन सी हैं। पहला, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। उदारवादी विचारधारा ये मानती है कि मनुष्य अपने विवेक और तर्क बुद्धि के बल पर अपनी और अपने समाज की प्रगति में योग देने की क्षमता रखता है। दूसरा, व्यक्ति के स्वार्थ और सामान्य हित की सिद्धि में कोई बुनियादी टकराव नहीं होता है। उदारवादी विचारधारा में यह माना जाता है कि व्यक्ति के निजी स्वार्थ और सामान्य हित में आपस में कोई विरोध नहीं होता है। व्यक्ति जब अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करता है तो समाज का उससे भला अपने आप ही हो जाता है। तीसरा, व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं जिनके उल्लंघन की अनुमति किसी भी सत्ता को नहीं है। उदारवादी विचारधारा ये मानता है कि व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, जैसे स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और इनका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। ये उसके प्राकृतिक अधिकार ही हैं, जन्म के साथ ही उसको ये अधिकार मिल जाते हैं। चौथी मान्यता देखिए, नागरिक समाज एक कृत्रिम उपकरण है। उदारवादी ये मानते हैं कि नागरिक समाज या राज्य की उत्पत्ति मनुष्य ने आपसी सहमति के द्वारा की है और जिसका उद्देश्य मनुष्य के हितों की पूर्ति करना है। उदारवाद संवैधानिक शासन को मान्यता देता है, किसी भी प्रकार के सत्तावाद या पूर्ण सत्तावाद को मान्यता नहीं देता है। संवैधानिक शासन का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के विभिन्न अंगों को सीमित शक्तियां सौंपी जाती हैं और उन्हें ये शक्तियां कुछ कार्य संपन्न करने के उद्देश्य से सौंपी जाती हैं और ये अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी उच्चतर सत्ता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। यानी संवैधानिक शासन में किसी प्रकार की निरंकुशता या मनमानी नहीं की जा सकती है, जबकि सत्तावाद या पूर्ण सत्तावाद में ऐसी शासन व्यवस्थाएं होती हैं
जिसमें सारे निर्णय कोई शासक अपने विवेक से करता है, वह किसी की सलाह लेने के लिए या किसी के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होता है, और न ही व्यक्तियों को अपने शासक की निर्णय क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार होता है। अर्थात सत्तावाद या पूर्ण सत्तावाद में शासक निरंकुश होता है। पांचवी, प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उदारवाद यह मांग करता है कि सभी व्यक्तियों को सभी तरह की राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और अभिव्यक्ति के प्रति सहिष्णुता बरती जानी चाहिए। व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल प्रतिबंध उसी स्थिति में लगाया जा सकता है जब वह दूसरों को वैसी ही स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक हो, तभी उसकी अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। छठा, अनुबंध की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उदारवाद विश्वास करता है। उदारवाद में यह माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपनी सहमति से ही किसी के प्रति ऐसा दायित्व स्वीकार कर सकता है जिसमें दोनों पक्षों का परस्पर लाभ निहित हो। सामाजिक लेन देन में व्यक्ति की गरिमा को कायम रखना उदारवाद का मूल मंत्र है। अनुबंध की स्वतंत्रता का सीधा सा अर्थ यही है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध कर सकता है, उसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है। सातवां, उदारवाद के अनुसार सार्वजनिक नीति विभिन्न व्यक्तियों और समूहों की स्वतंत्र सौदेबाजी का परिणाम होना चाहिए। यानी कोई भी नीति निर्धारित करते समय विभिन्न समूहों के बीच में या विभिन्न व्यक्तियों के बीच में विचार विमर्श होना चाहिए और सर्वसम्मति से या सौदेबाजी से उस नीति पर निर्णय होना चाहिए। तो इस तरह से उदारवाद के अंतर्गत बाजार समाज को ही समाज व्यवस्था का उपयुक्त प्रतिरूप माना जाता है, जिसमें राज्य की भूमिका बहुत ही कम होती है और राज्य से केवल यह आशा की जाती है कि वह सब व्यक्तियों को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करे, अनुबंध को लागू कर सके और न्यूनतम सामान्य सेवाओं की जनता के लिए व्यवस्था कर सके। संक्षेप में उदारवादी चिंतन और व्यवहार के अंतर्गत दो प्रमुख विषयों पर बल दिया जाता है। पहला तो निरंकुश सत्ता को अस्वीकार किया जाता है और उसकी जगह मनुष्यों की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की मांग की जाती है। तो ये उदारवाद की प्रमुख मान्यताएं हैं। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति की हम बात करें तो उदारवाद के अंग्रेजी शब्द लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता या आज़ादी। उदारवाद का जनक इंग्लैंड के जॉन लॉक को माना जाता है।